टीवीएस अपाचे 200 जब फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था तब इसमें स्लीपर क्लच नहीं था। नॉर्मल कन्वेंशनल जैसा नॉन स्लीपर क्लच मोस्टली बाइक में आता है, वैसा ही क्लच इसमें भी आता था। बट जब इसका BS4 मॉडल लॉन्च हुआ तब से इसमें स्लीपर क्लच आना चालू हो गया और आज के डेट तक आपको टीवीएस अपाचे 200 में स्लीपर क्लच के साथ ही मिलेगा। तो आज मैं मेरे बाइक का जो क्लच असेंबली है, टोटल क्लच असेंबली को चेंज करने वाला हूँ। बट आप अगर आपके बाइक में सिर्फ क्लच प्लेट को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं इस वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा कि आप सिर्फ क्लच प्लेट को भी कैसे चेंज कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप ये काम खुद करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपके पास प्रॉपर टूल होना चाहिए। क्या क्या टूल का रिक्वायरमेंट है वो वीडियो में मैं आगे आपको बता के जाऊंगा, तो आप वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करिए। सो यहाँ पे मैं इंजन गार्ड को रिमूव कर लिया हूँ और अभी मैं इंजन ऑयल को ड्रेन करूँगा। इन केस आप रिसेंटली इंजन ऑयल डाले हैं और आप उसको फेंकना नहीं चाहते तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इंजन ऑयल को ड्रेन करने से पहले उस एरिया को थोड़ा साफ़ कर लीजिए और जिस कंटेनर में आप ड्रेन कर रहे हैं वो कंटेनर साफ़ होना चाहिए, तो आप इसको आराम से रीयूज़ भी कर सकते हैं। और जिस 17 mm का जो बोल्ट आप रिमूव किया है उसके ऊपर छोटा सा एक मैग्नेट लगा रहता है और उसमें देखेंगे छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल चिपक के बैठा है। एक्चुअली वो डस्ट नहीं है, वो मेटल का टुकड़ा है। आपका इंजन चलते चलते अंदर गियर है, इंजन का पिस्टन है, सब आपस में घिस घिस के ये सब मेटल का टुकड़ा धीरे धीरे जमा होता रहता है और वही मेटल का टुकड़ा आपको दिख रहा होगा। ऐसे तो क्लच प्लेट का बहुत सारा कैटेगरी होता है, बट उसमें से एक कैटेगरी है ड्राई क्लच एंड वेट क्लच। हमारे बाइक में जो क्लच यूज़ होता है वो है वेट क्लच। वेट मतलब गीला। अब गीला किस में होता है? जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल में ये डीप रहता है जो हमारा क्लच प्लेट है, टोटल क्लच असेंबली, इसलिए वो गीला होता है इंजन ऑयल से। तो यही रीज़न है कि जो क्लच प्लेट है हमारा, इसको चेंज करना हो, रिमूव करना हो, उससे पहले आपको इंजन ऑयल को ड्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्लच है ये इंजन ऑयल के अंदर डीप रहता है। तो आप जब क्लच कवर को रिमूव करेंगे और इंजन ऑयल ड्रेन नहीं करेंगे तो सारा का सारा इंजन ऑयल ज़मीन पे गिर जाएगा। तो इसीलिए इंजन ऑयल को ड्रेन करना कंपलसरी है। इन केस ऑफ कोई कोई बाइक में ड्राई क्लच भी आता है तो उस केस में इंजन ऑयल ड्रेन करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम है क्लच कवर को रिमूव करना। क्लच कवर को रिमूव करने से पहले जो क्लच केबल है उसको आप रिमूव कर लीजिए। नेक्स्ट ऑयल फिल्टर को भी रिमूव करना है। ऑयल फिल्टर में आपको डिफरेंट टाइप का बोल्ट मेरे बाइक में दिख रहा होगा। एक में तो बोल्ट है ही नहीं, जिसमें बोल्ट नहीं है उसमें बोल्ट अंदर ही टूट के रह गया है और दूसरा बोल्ट गिर गया है तो उसमें मैं दूसरा टाइप का बोल्ट लगा है। तो ऐसा चलता रहता है। बाइक जितना पुराना होता जाएगा इस तरह का कचरा बाइक में होता जाएगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। जो भी हो, ऑयल फिल्टर को आपको रिमूव कर लेना है। और इसके बाद फाइनली बारी आता है क्लच कवर को रिमूव करने का। क्लच कवर को रिमूव करने के लिए क्लच कवर के चारों तरफ 8 mm का बोल्ट है। कितना बोल्ट है मैं काउंट नहीं किया हूँ, बट जितना भी बोल्ट है सबको आपको रिमूव करना पड़ेगा। बस यही है, एक एक करके खोलते रहिए आप। दो काम बाकी रह गया था। एक है इंजन ऑयल फिलर कैप को रिमूव करना और दूसरा है रेडिएटर से इंजन ऑयल फिल्टर चेंबर तक एक पाइप आता है जिसमें इंजन ऑयल रिटर्न करता है रेडिएटर से। उस पाइप को रिमूव करना है। उस पाइप के ऊपर एक 10 mm का नाट लगा है, उस नाट को रिमूव करना है। आपको देख के ऐसा लगा कि वो बोल्ट है, बट वो बोल्ट नहीं है, एक नाट है। उस नाट को रिमूव करके आपको पाइप को सिर्फ ऊपर की तरफ खींचना है तो पाइप आराम से बाहर आ जाएगा। और पाइप के नीचे एक छोटा सा गैस्किट है जिसको ओ रिंग भी कहा जाता है, उसको आपको ध्यान से रखना है। वो गुम हो जाएगा तो बाद में लीकेज का प्रॉब्लम रहेगा। एक और बोल्ट है इंजन ऑयल फिल्टर जहाँ पे लगता है उस चेंबर के अंदर एक 5 mm का बोल्ट है, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। इसको तभी रिमूव करना है जब आप क्लच कवर को रिमूव करना चाहते हैं। तो ये बोल्ट आ गया बाहर। क्लच कवर को रिमूव करने के लिए जितना भी चीज़ें खोलना है सब कुछ हम खोल चुके हैं और अब बारी है क्लच कवर को बाहर निकालने का। क्लच कवर को पकड़ के एकदम हौले हौले से बाहर की तरफ खींचिए तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। इन केस ऑफ आपको ठोकने का जरूरत पड़े तो आप टेफ्लॉन हैमर का यूज़ करिए, मेटल हैमर से मत ठोकिए। तो स्लीपर क्लच को पहचानने का बहुत ही एक आसान तरीका है। आपको क्लच असेंबली के ऊपर 3 बोल्ट दिख रहा होगा, जिसका मतलब है स्लीपर क्लच है। अगर नॉन स्लीपर क्लच होता तो ऐसे ही आपको 4 बोल्ट देखने के लिए मिलता। मेरा क्लच बहुत पुराना है और थोड़ा थोड़ा रास्ट जैसा भी दिख रहा है। उम्मीद है ये रास्ट नहीं है, दूसरा कुछ होगा, क्योंकि रास्ट होने का तो कोई चांस है नहीं यहाँ पे। जो भी हो, डैमेज हुआ है और मतलब पुराना हो चुका है, ये साफ साफ दिख रहा है, तो इसको चेंज करना अब ज़रूरी हो गया है। काम करते करते कैमरा मेरा ऑफ हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला, तो कुछ चीज़ें मिस हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर एक बियरिंग रहता है और एक एडेप्टर पिन रहता है जिससे क्लच का एंगेज और डिसएंगेजमेंट होता है। बाय द वे, मैं जब इंस्टॉलेशन करूँगा तो वो आपको मैं दिखा दूंगा, तो ज़्यादा घबराने का बात नहीं है।
तो यहाँ पे मैं अभी जो कर रहा हूँ वो है एक क्लच नट रिमूविंग टूल को यूज़ कर रहा हूँ, जिसका साइज है 17 mm। अगर मैं इसका डायमीटर का बात करूँ, और इसका जो परचेसिंग लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस ऑफ आपको फुल क्लच असेंबली को चेंज करना है तो आपको इस बोल्ट को रिमूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सिर्फ क्लच प्लेट को चेंज करना चाहते हैं उस टाइम आपको इस 3 बोल्ट को रिमूव करना पड़ेगा। मैं इस बोल्ट को रिमूव कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि क्लच प्लेट को कैसे चेंज करना है, क्योंकि क्लच असेंबली को निकालने के बाद ये इसको हाथ में पकड़ के इस बोल्ट को रिमूव करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइट रहता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद आपको बाइक को डालना पड़ेगा गियर में। किसी को बोलना है जो रियर ब्रेक है, रियर ब्रेक को प्रेस करने के लिए, और जो क्लच नट रिमूविंग टूल है उस रिमूविंग टूल से इस क्लच नट को आपको रिमूव करना है। क्लच को पकड़ने के लिए एक क्लच होल्डर भी आता है और वो मेरे पास भी है, बट मुझे उसका ज़रूरत नहीं पड़ा। मैं सिंपली बाइक को गियर में डाल के रियर ब्रेक को प्रेस कर दिया तो क्लच ऑटोमेटिकली होल्ड हो गया और ये जो क्लच नट है ये रिमूव हो गया। तो यही है वो क्लच नट, और इसको रिमूव करने के लिए जो टूल आपको चाहिए उसको क्लच नट रिमूविंग टूल कहा जाता है। कोई कोई उससे क्राउन सॉकेट भी कहते हैं। क्लच नट रिमूव करने के बाद ठीक उसके पीछे मिलेगा एक वाशर, उसको भी आपको रिमूव कर लेना है। और इसके बाद जो पूरा का पूरा हमारा क्लच असेंबली है, टोटल असेंबली को पकड़ के आपको धीरे धीरे बाहर की तरफ पुल आउट करना है, तो टोटल जो क्लच असेंबली है आराम से ये बाहर आ जाएगा। इन केस ऑफ आप सिर्फ क्लच प्लेट चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आप ये जो 3 बोल्ट है उसको तो रिमूव कर दिए होगे, तो इस सिचुएशन में आप एक एक करके भी एक एक पार्ट को आराम से निकाल सकते हैं। सबको एक साथ पकड़ के निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा मर्जी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अंदर क्लच प्लेट्स, और ये टोटल सब कुछ मिला के हो जाता है हमारा क्लच असेंबली। इसके पीछे एक वाशर है, इस वाशर को भी आप रिमूव कर लीजिए, और इसको कहा जाता है क्लच हब। मतलब टोटल जो क्लच असेंबली है इसके ऊपर बैठता है, तो इसको क्लच हब कहा जाता है। क्लच हब को निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए बस इसको निकाल रहा हूँ। सो यही है मेन गियर, मतलब इंजन में जो भी पावर प्रोड्यूस होता है इस गियर में आता है। ये डायरेक्ट क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है, और उसके नीचे है ऑयल पंप का ये गियर, डायरेक्ट ऑयल पंप को ये घुमाता है। और ये जो गियर है ये घुमाता है जो क्लच हब का गियर है, इस गियर को, मतलब टोटल हमारा जो क्लच हब है वो घूमता है, और क्लच हब यहाँ पे बैठता है इस शाफ्ट के ऊपर। बट आप देख पा रहे हैं ये टोटल फ्री घूमता है, इसके साथ गियर शाफ्ट का कोई लेना देना नहीं है। क्लच हब यहाँ पे फ्रीली घूम सकता है, और इसके ऊपर ये जो डंडा आपको दिख रहा है ये है एक्चुअली गियर का शाफ्ट, और ये घूम नहीं रहा है क्योंकि बाइक अभी गियर में डाला है। और क्लच हब का जो पोजीशन है वो फ्रीली घूम रहा है। इसका मतलब यही है कि जो हमारा इंजन में पावर प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट कैम शाफ्ट के थ्रू हमारा जो क्लच हब है, क्लच हब तक डायरेक्ट आता है। उसके बाद हमारा आता है जो क्लच प्लेट्स है। क्लच प्लेट्स यहाँ पे अगर डिसएंगेज हो जाएगा तो गियर शाफ्ट तक पावर नहीं पहुँचेगा, और अगर एंगेज रहेगा तभी हमारा जो गियर शाफ्ट है गियर शाफ्ट तक पावर पहुँचेगा। तो यहाँ पे मैं क्लच हब को बैठा दिया हूँ। अगेन क्लच हब को खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको ओपन किया था। ऑलराइट, तो आपको अगर सिर्फ क्लच असेंबली को चेंज करना है तो आपके पास होगा ऐसा एक छोटा सा क्यूट सा पैकेट, और इस पैकेट के अंदर आप अगर हाथ घुसाएंगे तो आपको मिलेगा एकदम नया नवीला चमचमाता हुआ एक टोटल क्लच असेंबली। आप इसमें छोटा छोटा दाग देख पा रहे हैं, बोल्ट में एक दाग लगा है, एक मार्कर का दाग है। एक्चुअली ये क्योंकि फैक्ट्री मेड है तो क्यूसी चेक होता है, तो उसके लिए ही ये सब मार्किंग दिया गया है। यहाँ पे जो मार्किंग का आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये क्यूसी चेक्ड है, टोटल ओके है, पास है। बाय द वे इसका पार्ट नंबर, प्राइस सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करिए। तो आप ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है, पुराना वाला क्लच असेंबली के पिछवाड़े से जो आप वाशर निकाले थे उसको इसके पिछवाड़े में डाल देना है, और ये जो पूरा का पूरा असेंबली है इसको क्लच हब के अंदर डाल देना है। थोड़ा टाइट लग सकता है, थोड़ा ठोकने का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसके लिए अगेन आपको एक टेफ्लॉन हैमर का यूज़ करना है। मेटल हैमर का यूज़ करेंगे तो डेंट पड़ जाएगा। इन केस आपके पास अगर टेफ्लॉन हैमर नहीं है तो आप कोई लकड़ी का चीज़, लकड़ी का डंडा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेटल हैमर है आपके पास उसके ऊपर एक कपड़ा को मोड़ दीजिए तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप उससे ठोक सकते हैं। मेरे लिए मेरा हाथ ही हाथों के बराबर है तो मैं हाथ से इसको ठोक रहा हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ठीक वैसे आपको ठोकना है, मतलब चारों तरफ धीरे धीरे करके ठोकना है। एक तरफ या फिर मिडिल में आप जोर से मत ठोकिए, थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ धीरे धीरे आप पुश करते रहिए। अगर आपको सिर्फ क्लच प्लेट्स को चेंज करना है तो मुझे तो पता है आप सब खोल खाल के एक कर देंगे, बट जब आप असेंबल करने जाएंगे तब आप सर खुजलाएंगे कि भाई कौन सा पहले लगाना है, क्या करना है। तो मैं इसीलिए सिर्फ असेंबल का ही यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा हूँ, क्योंकि खोलना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो सबसे पहले आपको लेना है क्लच सेंटर, इसमें लगाना है जर्डर रिंग को।
दो जडर रिंग होता है, स्प्रिंग जडर और वाशर जडर। तो सबसे पहले आपको वाशर जडर को लगाना है और उसके बाद स्प्रिंग जडर। उसके बाद लगेगा हमारा जो क्लच प्लेट ड्रिवन है, ये हो गया क्लच प्लेट ड्रिवन। सबसे पहले लगेगा क्लच प्लेट ड्रिवन, उसके बाद एक एक करके आप लगाते जाइए। क्लच प्लेट ड्राइव, क्लच प्लेट ड्रिवन। बस एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जगह नहीं है, ये फील हो गया है। यहाँ पे जाएगा 3 क्लच प्लेट ड्राइव और 4 क्लच प्लेट ड्रिवन, और बाकी जो पार्ट है ये हमारा जाएगा इस प्रेशर प्लेट में। प्रेशर प्लेट में जो क्लच प्लेट ड्राइव जाता है, इसका जो पार्ट नंबर है, ये पार्ट नंबर अलग होता है। कहाँ से आप खत्म किए थे वो पहले देख लीजिए। यहाँ पे आपका क्लच प्लेट ड्रिवन है, तो मतलब इसके बाद लगेगा एक क्लच प्लेट ड्राइव, उसके बाद क्लच प्लेट ड्रिवन, फिर एक क्लच प्लेट ड्राइव। तो इसका मतलब जो हमारा प्रेशर प्लेट है उसमें सबसे पहले जाएगा एक क्लच प्लेट ड्राइव, फिर एक क्लच प्लेट ड्रिवन, देन और एक क्लच प्लेट ड्राइव। तो यहाँ पे क्लच प्लेट ड्राइव है और यहाँ पे क्लच प्लेट ड्रिवन है। तो ये हो गया हमारा असेंबल का प्रोसेस कंप्लीट। अब ये प्रेशर प्लेट और क्लच आपको दोनों को एक साथ जोड़ देना है, और इसको कुछ इस तरह से डाल दूंगा। तो ये हमारा जो क्लच असेंबली है सेट हो चुका है। इसको सीधा कर लूँगा, क्योंकि एक बार टाइट कर देने के बाद ये हिलने डुलने वाला है नहीं। इसको एकदम ध्यान से एक लाइन में आपको करना पड़ेगा, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो क्लच को इंस्टॉल करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सबको एकदम प्यार से हौले हौले से एक लाइन में आपको मिलाना पड़ेगा। और ये जो हमारा क्लच का असेंबली है, ये इसका असेंबल कंप्लीट हो चुका है। आपको बस यहाँ पे 3 स्लॉट में 3 स्प्रिंग को डाल देना है। ये हो गया लिफ्टर प्लेट। लिफ्टर प्लेट को इसके ऊपर रखना है, और ये जो 3 बोल्ट है 10 mm वाला, इस बोल्ट को लगा के अच्छे तरह से कस देना है। तो अगर आपको क्लच प्लेट को चेंज करना है तो आप कुछ इस तरह से क्लच असेंबली को असेंबल कर सकते हैं। तो क्लच प्लेट चेंज करने के बाद भी आपके पास एक टोटल क्लच असेंबली आपके हाथ में आ जाएगा, और जैसे आप प्रीवियसली देखे हैं सेम वैसे ही क्लच असेंबली को टोटल इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद एक वाशर जो आपको रिमूव करने का टाइम मिला था, उस वाशर को लगा देना है, और उसके बाद जो क्लच नट है, क्लच नट को लगा के ज़बरदस्त इसको कस देना है। उंगली तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो ये जो क्राउन नट है या फिर क्लच नट रिमूविंग टूल है, इसके ऊपर ही आप क्लच नट को ऐसे प्लेस करके फिर धीरे धीरे आप इसको अंदर की तरफ लगा सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये जो क्लच नट है ये नॉर्मल जैसा नट बोल्ट बिहेवियर करता है, मतलब जिस तरफ घुमाने से लॉक या फिर रिमूव होता है, ये भी वैसा ही है। मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लॉक होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये रिमूव होगा। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले इसका उल्टा होता था। बट अभी सिस्टम बदल गया है। अब जैसा नॉर्मल नट बोल्ट ओपन लूज होता है, अब ये जो क्लच नट है ये भी सेम वैसा रूल्स फॉलो करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये काम खुद कर रहे हैं या फिर सर्विस सेंटर में भी करवा रहे हैं, तो जब आप जो ये क्लच कवर है इसको लगाने जाएंगे तो नया कवर मतलब नया पैकिंग सील को आप यूज़ करिए, नया गैस्केट को यूज़ करिए। आप इसको गैस्केट कहिए या फिर पैकिंग सील कहिए, कुछ भी कहिए, बस इसको नया लगाना है। सिर्फ क्लच कवर के लिए ही नहीं, आपके इंजन में कोई भी काम होता है जिसमें इंजन को रिमूव करना पड़ जाता है, तो फिर से जब आप उसको रीइंस्टॉलेशन करेंगे, असेंबल करेंगे, तो उस टाइम पैकिंग सील नया लगना ही चाहिए। ये एकदम कंपलसरी है, कोई भी बाईपास नहीं चलेगा। लास्ट टाइम मैं जब इस क्लच प्लेट को चेंज किया था, मतलब ये सर्विस सेंटर में चेंज हुआ था, और मुझे पता भी नहीं था कि ये नया लगा है कि पुराना लगा है। बट इस टाइम ये एकदम चिपक कर बैठ गया है, उठ ही नहीं रहा है, तो स्क्रू ड्राइवर से मुझे इसको धीरे धीरे निकालना पड़ रहा है। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, पैकिंग सील हमेशा नया लगना चाहिए, चाहे कितना भी नया हो। एक बार लग गया तो वो एक्सपायर हो गया। तो अभी आप क्लच कवर के अंदर का मैकेनिज्म भी देख लीजिए। यहाँ पे एक ऐसा पिन रहता है, और जब आप क्लच लीवर को पुल करते हैं, प्रेस करते हैं, तो जो क्लच केबल है वो इस लीवर को कुछ इस तरह से घुमाता है, और अंदर जो पिन है वो कुछ इस तरह से अंदर और बाहर आता है और क्लच को एनगेज और डिसएनगेज करता है। तो यही है अंदर का मैकेनिज्म। तो शुरू में मैं आपको बताया था कि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, और उसमें जो चीज़ मिस हुआ था वो है ये बियरिंग। ये बियरिंग यहाँ पे प्लेस होता है, इसको प्लेस करके उंगली से दबा दीजिए तो ये फिट हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जाएगा एक एडेप्टर पिन, जिसके अंदर रहता है एक मेटल बॉल, जिसको लोग प्यार से कहते हैं गोली, और ये सीधा चले जाएगा इसके अंदर। बस यही 2 पार्ट रहता है इसके अंदर, जो मैं शुरू में आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। तो बस इधर का अंदर का जितना भी काम था सब कंप्लीट हो चुका है, और इसके ऊपर अभी जो हमारा क्लच कवर है उसका भी फिट कर देना है। जो पैकिंग सील है, पैकिंग सील को क्लच कवर के ऊपर ही फिट कर लीजिए, क्योंकि इंजन को वहाँ पे फिट करने का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे ऐसा 2 पॉइंट है जहाँ पे आप पैकिंग सील को लॉक कर सकते हैं। तो ग्रीन वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ मतलब इंजन की तरफ रहेगा। तो बस पैकिंग सील को सिर्फ प्लेस कर दीजिए। पैकिंग सील में कोई ग्लू व्लू नहीं होता है कि वो चिपक जाएगा, वो बस एक
रबर या फिर पेपर टाइप का कुछ है, मतलब इसका फंडा कुछ ऐसा है, आप समझ लीजिए। वो एक थोड़ा मोटा एक रबर का कोई एक चीज़ है। अभी इस क्लच कवर को आप लगा के जब आप बोल्ट को कसेंगे तो ये टाइट हो जाएगा और वो जो रबर है वो दब के जो सीलिंग है सील को एकदम प्रॉपर लॉक कर देगा और आपका जो इंजन ऑयल है वो बाहर नहीं आएगा, टोटल एयर लॉक हो जाएगा। एयर लॉक तो नहीं, ऑयल लॉक हो जाएगा। तो बस हमारा काम खत्म हो चुका है। अब खोलने के टाइम पे हम लोग जो भी काम किए थे अभी बस उसका रिवर्स करना है, मतलब जितना ही बोल्ट है सब उसका अपने जगह पे कस देना है। ऑयल फिल्टर को रिवर्स में मत डालिए, वो एक नया ऑयल फिल्टर ही आप लगा दीजिए। और मैं अपने वीडियो में प्रीवियसली बता चुका हूँ कि ऑयल फिल्टर मैं 3 बार चेंज करता हूँ। बेसिकली रूल्स तो यही है कि आप जब इंजन ऑयल को चेंज करते हैं तभी आप ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, बट मैं इंजन ऑयल को 5-6 हज़ार में तो चेंज करता हूँ, बट बीच बीच में 3 से 4 बार मेरा ऑयल फिल्टर भी चेंज हो जाता है। कभी कभी 6 पीस भी मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हर 1000 किलोमीटर में एक एक ऑयल फिल्टर मैं चेंज करता रहता हूँ, ताकि इंजन के अंदर जितना भी कचरा है वो ऑयल फिल्टर में जमा होता है। और ऑयल फिल्टर अगर ज़्यादा जैम हो जाएगा तो रेडिएटर से जो इंजन ऑयल का फ्लो होता है इंजन के अंदर उसमें थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉकेज चालू हो जाएगा। तो यही रीज़न है मैं ऑयल फिल्टर में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर मैक्सिमम मैं ऑयल फिल्टर को चेंज कर देता हूँ। तो ये चला गया इंजन ऑयल, 10W40 का इंजन ऑयल है ये। तो मैं जैसे पहले आपको बताया कि आप जब इस क्लच प्लेट को चेंज करने जा रहे हैं और आपका इंजन ऑयल 3 से 4 हज़ार किलोमीटर चला है तो उस केस में आप उस इंजन ऑयल का रीयूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट टाइट है तो। बट मेक श्योर कि आप उस इंजन ऑयल को जब ड्रेन कर रहे हैं तो वो एरिया टोटल क्लीन होना चाहिए, कोई भी डस्ट वगैरह मतलब मिट्टी उट्टी नीचे तो लगा रहता है वो गिरना नहीं चाहिए। और डालने के टाइम पे हो सके तो आप उसको छान लीजिए छाननी से, ताकि आपको एकदम तो नहीं, जितना डस्ट फ्री हो सके आपको ऑयल मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही क्लच प्लेट को रिप्लेसमेंट के बारे में। अगर आप ये काम खुद करना चाहते हैं तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा गाइडेंस देगा। क्लच प्लेट रिप्लेस करने के बाद क्लच केबल का एडजस्टमेंट आपको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना क्लच केबल का जैसा सेटिंग था उस सेटिंग में नहीं चलेगा, क्योंकि नया क्लच प्लेट लगा है तो आपका अंदर का जो टेंशन है, जितना प्रेशर देना था वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका जो क्लच केबल का सेटिंग है वो भी थोड़ा अलग होगा, पहले ऐसा सेम नहीं होगा। तो बाइक चला के आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा और क्लच केबल का सेटिंग बहुत अच्छी तरह से आपको करना पड़ेगा। और जाने से पहले टीवीएस के सर्विस सेंटर में टीवीएस अपाची 200 का क्लच प्लेट को लेकर किस तरह का फकरी चलता है वो अगर आपको जानना है तो आपके स्क्रीन पे जो लिंक अभी आ रहा है उस लिंक को आप जरूर चेकआउट करिए। आप अगर अपाची 200 का यूज़र है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको स्लीपर क्लच के वर्किंग के बारे में जानना है तो आप दूसरे वीडियोस का भी लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे उसी वीडियोस पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।